ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर 2 देखना शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन का। तो लेक्चर 1 में अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू आपको अगर पता होगा तो हमने बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था। ठीक है। तो कंसंट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने डिस्कस किया और उससे एसोसिएटेड जो भी उसके डेफिनेशंस थे उसको हम लोग समझने का इसको कोशिश की। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में देखना शुरू करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करें, तो मुझे दो पॉइंट्स को यहाँ पे एक बार डिस्कस करने का यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है। एक है आपका मोलरिटी, एक है आपका मोलरिटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालने का आपको बताया था, किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है तो आप वहां से क्या करो, आप वहां से निकालो मोल ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय, अगर आप कर दोगे उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जो कि किस में होना चाहिए आपको, लीटर में। तो उस केस में ये जो रेशियो आपको देता हुआ नजर आएगा, ये आपको रेशियो मोलरिटी देता हुआ आपको नजर आएगा। यहां तक सही, सिंपल सा एक टर्म्स था। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आपको मोलरिटी को डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू कर दे रहा हूँ जिसको मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। तो मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन का निकालना होता है तो आप उसको कैसे निकालते हो, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मास लिखना है और इन किसके टर्म्स में लिखना है, केजी के टर्म्स में। अगर इस दोनों टर्म्स का रेशियो अगर निकालोगे तो आपको मोलरिटी आता हुआ आपको नजर आता है। यहां तक सही है। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे, कोई बहुत ज्यादा इसके डेफिनेशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसके एक पॉइंट जो मुझे डिस्कस करने हैं उसको मैं पहले आपको सिर्फ यहाँ पे बताना शुरू करता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं आपको कभी भी अगर मैं नाम लेता हूं कि आपके पास कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनते चलना ये बात। तो ऑब्वियस है, आपको ये पता है कि वहां पे जो मेजॉरिटी आपका जो सॉल्वेंट जो प्रेजेंट होगा, इसको तो आपको पता है कि वहां पे कौन सा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज वाटर वहां पे अवेलेबल होगा। यहां तक सही है। तो अगर ये वाटर अवेलेबल है तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है। जैसे मान के चलो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मींस कि NaCl को आपने किस में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन जो कि एक्वस सॉल्यूशन है वो वेरी वेरी डाइल्यूटेड है, मतलब इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर जो होता है, ठीक है, तो उस केस में आप ये बोल सकते हो, उस केस में ये बोल सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन होगा ना, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता हुआ नजर आएगा। शायद आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मेजॉरिटी सॉल्यूशन में आपका वाटर ही अवेलेबल होगा। तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आता हुआ दिखेगा। कब? जबकि आपको सॉल्यूशन क्या रहे, अगर मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन आपको कर दूं, अगर आपको सॉल्यूशन क्या रहे, वेरी मच डाइल्यूटेड रहे, तो उस केस की ये कहानी है। यहां तक सही है। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों का वैल्यू बराबर होते चला गया, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं, इस केस में बोल सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का जो भी मोलरिटी का वैल्यू होगा वो वेरी मच इक्वल टू मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वो दोनों का वैल्यू क्या होता हुआ आपको नजर आएगा, दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट आपको बराबर आता हुआ नजर आएगा। बड़ा सिंपल सा चीज है। बोलोगे कैसे, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो अगर हम लोग बोले इस केस में, अगर हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लें कि अगर मोलरिटी, अगर आपका मान के जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा, तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को अगर आपको वाटर की डेंसिटी पता ही है तो ऑब्वियसली उस केस में
आप अगर गौर करोगे तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को अगर आप देखोगे तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप ये रिलेट करते हुए पाओगे, उसमें रिलेट करते पाओगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलरिटी और मोलरिटी का वैल्यू मोर और लेस क्या होता है आपका, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। आप इसको बिल्कुल वेरीफाई करना और आप इस दोनों फॉर्मूले को यूज करके ना इस चीज को इजीली आप ये एक्सप्रेशन को वेरीफाई करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां तक सही है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि अगर आपके पास बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोलरिटी और मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन का क्या होगा, आपका बराबर होता हुआ नजर आएगा। यहां तक सही है ना। चलिए, अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा एक दो टर्म्स की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं आपको एक यहां पे और कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग को यूज करने को आता है, दैट इज पीपीएम आता है, और इसका अगर आप फुल फॉर्म देखना शुरू करोगे दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो, है कुछ नहीं, है बिल्कुल भी सिंपल सा चीज। अगर आप इसको देखना शुरू करोगे तो बेसिकली ये कंसंट्रेशन टर्म उस केस में हम लोग यूज करते हैं ना, इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग उस केस में यूज करते हैं जहां पे कि अगर आप नॉर्मल तरीके से कंसंट्रेशन निकालोगे भी किसी भी सॉल्यूशन का ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। बोलोगे सर एक एग्जांपल इसका बता दिया जाए। जैसे मान के चलो अगर आपको बोला जाए कि एग्जांपल के फॉर्म में, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दे दिया कि आपसे अगर बोला जाए कि एग्जांपल कि अगर मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, बड़ा सिंपल सी समझना, और आपको कभी भी इसमें दिया रहे कि इसी सॉल्यूशन में आपको मास ऑफ सॉल्यूट जो अवेलेबल है, मास ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है वो कितना परसेंट है, 3 mg% है, मिलीग्राम, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर मैं यूज करूंगा, जैसे मास परसेंटेज ही यूज करूं, क्योंकि आपके अगर सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों का मास दिया है तो हम लोग इसको मास परसेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका जनरल मास परसेंटेज निकालना शुरू किया, मास परसेंटेज या फिर W/W परसेंटेज निकालना शुरू किया, तो आपको पता है कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं क्या इसको 3 into 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन को ग्राम में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्वियस, अगर परसेंटेज मुझे निकालना है तो इसको 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू 3 into 10⁻⁴% आता हुआ दिखेगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस मेथड में क्या आपको ड्रॉबैक थोड़ा सा दिखेगा ना, यार कंसंट्रेशन का टर्म एक तो परसेंटेज में ऊपर से इतना छोटा है, तो आप इसको मतलब कन्वीनियंटली इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कन्वीनियंटली इसको आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाओगे, इसमें एरर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग जनरली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस छोटे कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग एक मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के, एक मीनिंगफुल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करते हैं। बोलोगे पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? तो अगर मैं पीपीएम का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो ये बिल्कुल भी सिंपल फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। और अगर 10⁻⁶ मैंने लिख दिया तो आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? पीपीएम में ये एक्सप्रेशन आता हुआ दिखेगा, पार्ट्स पर मिलियंस में इसका वैल्यू आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू आएगा वो एक अप्रोचेबल, वो एक आपका जो बोल सकते हो कि कन्वीनियंट आपका तरीका हो सकता है जिसको कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मैं इसको पीपीएम में अगर कन्वर्ट करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1000
मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। आई होप कि यही मेरे ख्याल से यही मेरा एक्सप्रेशन था, ये मेरा एक्सप्रेशन था ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो देखो ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 2 बच जाएगा, सॉरी 3 बच जाएगा, और ये 3 और ये 10 टू पावर -3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आता हुआ नजर आएगा, 3 ppm इसका वैल्यू आता हुआ आपको नजर आएगा। यहां तक सही है? तो देखो है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस टर्म से भी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करोगे, इसमें भी रिप्रेजेंट करोगे, आपको वैल्यू में कोई अंतर नहीं, लेकिन 3 ppm क्या है, एक कन्वीनियंट एक्सप्रेशन है। 3 into 10 to the power -4%, ये बिल्कुल भी एक इनकन्वीनियंट आपको वैल्यू है। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी कंसंट्रेशन टर्म्स छोटा होता है तो उस केस में हम लोग उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस में हम लोग उसको पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस केस में सबसे सिंपल जो इसका फॉर्मूला पॉसिबल हो सकता है, इसका जो सबसे सिंपल फॉर्मूला पॉसिबल हो सकता है, दैट इज सॉरी उस केस में जो आपको इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला होता हुआ नजर आएगा, दैट इज ये इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला होता हुआ नजर आएगा। तो ये आप कभी-कभी आपको इसका जरूरत पड़ सकती है, रेगुलरली इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना कि पीपीएम का यूज कब करते हैं, when concentration of general solution is very small। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ही स्मॉल होता हुआ नजर आएगा तो उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पीपीएम के फॉर्म में लोग एक्सप्रेस करते हैं, ताकि एक मेजरेबल क्वांटिटी हमको देखने को मिले। बोलोगे यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक सही है? तो ये हमारा एक छोटा सा टर्म्स था कि दैट इज कि हमारा ये पीपीएम क्या होता है, एक टर्म्स था जो कि हम लोग ने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को यहाँ डिस्कस करना पड़ता है, दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर on concentration terms। मतलब आखिर concentration terms जो होते हैं वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, या कौन कौन से concentration terms हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब हमारा टॉपिक यही पढ़ना हमारे पास बाकी रह गया। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, आप एक चीज आंसर कि जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आपको इन्वॉल्व होता है, वॉल्यूम इज इन्वॉल्व, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आपका इन्वॉल्व होता है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है आपको, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वो कंसंट्रेशन टर्म कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जबकि ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम टर्म्स प्रेजेंट ना हो इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें वॉल्यूम टर्म्स आपको इन्वॉल्व ही ना रहे, वो आपको कैसा होता है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। वो कैसा होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये बहुत काम का चीज है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताना शुरू करूं, जैसे मैं मास परसेंटेज लूं, तो आप देखोगे मास परसेंटेज में कहीं पे भी वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, यानी ये कैसा होगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं वॉल्यूम परसेंटेज तो ऑब्वियस है इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सही है, अगर मैं बोलूं कि मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, तो ऑब्वियस है इस एक्सप्रेशन, इस कंसंट्रेशन टर्म्स में भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो ये कैसा होगा आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सही है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m अगर मैं यूज करूं, तो आप ये पाओगे कि मोलैलिटी के टर्म्स में कहीं पे भी वॉल्यूम टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी ये कैसा होगा आपको, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। जहां तक सही है, ये कैसा टर्म्स होगा आपको, दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा ना। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करूं, जैसे एक मोल फ्रैक्शन, आपने ये भी टर्म पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन जिसको x से रिप्रेजेंट करते थे, क्या इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं।
अगर वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो ऑब्वियस है ये अगेन टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब मेरा अगर मैं लास्ट पॉइंट पे आना शुरू करूं, दैट इज अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूं कि आपका मोलरिटी, दैट इज अगर मैं इसको डिस्कस करना करूं मोलरिटी, जिसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं, तो आप अगर मोलरिटी का एक्सप्रेशन पता हो तो आपको पता है कि मोलरिटी टर्म्स में वॉल्यूम टर्म्स इन्वॉल्व होते ही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता हुआ नजर आएगा। यहां तक सही है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा समझना है और जो ध्यान रखना है कि आप कभी भी वॉल्यूम टर्म्स जो होता है ना, वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम का अमाउंट, वॉल्यूम का एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर आप ऑब्जर्व करते चलोगे तो टेम्परेचर के साथ वेरी हो सकता है। जैसे एग्जांपल कि अगर मान के चलो कि आपने 1 लीटर अगर वाटर को किसी कंटेनर में रख दिया, तो अगर आप उसको थोड़ा सा हीट करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि वाटर का कंटेंट कम होते जाएगा समय के साथ। मतलब कि आपको वॉल्यूम जो भी टर्म्स होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ थोड़ा थोड़ा आपको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम आपको डिक्रीज होते चलेगा। यहां तक सही है। लेकिन अगर आपका कोई मास टर्म्स है, मास कभी भी टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होता है। मास अगर जैसे मान के चलो 5 केजी आपने अगर शुगर ले लिया, तो ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से 10 डिग्री बढ़ा दिए तो उसका मास में डिक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना है, ये ऐसा क्यों एक्सप्रेशन किया है, बिकॉज वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चलोगे, आपको वॉल्यूम जो भी होगा सॉल्यूशन का, उसका वैल्यू समय के साथ कैसा होते चलेगा, दैट इज डिक्रीज होता जाएगा। बात यहां तक है। वहीं पे मास जो भी टर्म्स होता है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। आपको कभी भी मास का वैल्यू, किसी भी कंपोनेंट के मास का वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी होता हुआ नहीं दिखता है। तो ये टर्म्स आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसका आपको जरूर आपको कभी ना कभी पेपर सॉल्व करने में आपको इसका जरूरत आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पे बताता हूँ, आपको शायद ये चीज ध्यान हो या फिर ना हो, आप लोग पढ़े हो नहीं। एक मैं आपको टर्म्स बताता हूँ, दैट इज नॉर्मेलिटी। एक टर्म्स मैं आपको बता देता हूं, दैट इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी जिसको हम लोग एन से डिफाइन करते हैं, तो नॉर्मेलिटी का क्या होता है, नॉर्मेलिटी का अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करके लिखना शुरू करूं, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं, तो नॉर्मेलिटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute divided by volume of solution in liter। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी का हमारा डेफिनेशन होता है। ये मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, तो 100% आपको ये सारे टर्म्स निकालने के लिए आने चाहिए। अच्छा, एक चीज क्या कोई बता सकता है, बिल्कुल वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो, क्या नॉर्मेलिटी अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है? तो आप ये बोलोगे कि ये कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है। बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस टर्म में अगर आप देखोगे तो चूंकि आपको वॉल्यूम टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ऑब्वियस है वॉल्यूम हमेशा और हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ तक सही है। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने थे, जो जो बचा हुआ था उसको हमने एक बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बेस पे जो कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपने मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसको जरूर पढ़ा होगा। देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताते चलता हूँ, 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप इजिली असाइनमेंट जो आपको दूंगा वो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना शुरू करोगे, तो रीड करोगे क्वेश्चन, तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगा कि
आपको इस केस में दिया हुआ है कि आपको एक सॉल्यूशन है जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल आपको मिला हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपको कैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा, दैट इज सॉल्यूट के जैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस है, अगर आपको कुछ नहीं दिया है सॉल्यूशन, इसका मतलब वहां पे आपको सॉल्वेंट क्या अवेलेबल होगा, तो आप अगर गौर करोगे तो आपको सॉल्वेंट यहाँ पे क्या अवेलेबल है, दैट इज वाटर अवेलेबल। यहां तक सही है बिल्कुल। तो आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। तो मुझे एक चीज बताना है कि इथिलीन ग्लाइकोल जरूर उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जैसा काम करेगा। ऑब्वियस इसका सॉल्यूशन है, अगर कुछ आपको नहीं दिया हुआ है तो वहां पे सॉल्वेंट क्या रहा होगा, दैट इज वाटर रहा होगा। यहां तक सही है। चलिए अब देखो एक चीज ध्यान देना, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रीड करना शुरू करो, दैट इज 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। इसका मतलब इथिलीन ग्लाइकोल का मास परसेंटेज आपको कितना दिया है, दैट इज 20% आपको क्या दिया है, मास परसेंटेज दिया है। ये आपको क्या दिया है, मास परसेंटेज ये आपको दिया है। आपको याद है मैंने जब भी जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको डिराइव किया था, आपको बताया था कि उसका स्टेटमेंट आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो 20% इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है तो आप इजीली बोलोगे कि इसमें से 20 ग्राम आपको क्या अवेलेबल प्रेजेंट होगा, दैट इज C2H6O2 आपको क्या होगा, प्रेजेंट होगा। शायद आपको यही मास परसेंटेज का मतलब बताया था आपको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। यहां तक आई होप की समझ में आ गया होगा। तो ये चीज, अच्छा एक चीज देखना कि जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे पास सॉल्यूट है, तो अगर ये मेरा सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस है क्या यहां से तुम बता सकते हो कि यहाँ पे आपको सॉल्वेंट जो प्रेजेंट होगा, जो कि आपको यहाँ पे वाटर है, वो कितना ग्राम अवेलेबल होगा। बोलोगे कि सर वो 80 ग्राम अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही तो आपको सॉल्यूशन बनाता है। अगर सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, तो जरूर सॉल्वेंट आपको कितना रहा होगा, 80 ग्राम रहा होगा। यहां तक सही है। तो अब देखो कहां पे क्वेश्चन आके रुक गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपने यहां से देख के क्या निकाल लिया, आपने यहां से ये देख के निकाल लिया कि जो सॉल्यूट है दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल, और यहां पे आपका सॉल्वेंट है, आपने यहां पे सॉल्वेंट निकाल लिया दैट इज वाटर। क्या आपको इथिलीन ग्लाइकोल का मास पता चल गया? क्या बोलोगे 20 ग्राम। क्या आपको सॉल्वेंट का मास पता चल गया? बोलोगे बिल्कुल 80 ग्राम। अगर इथिलीन ग्लाइकोल का मास पता चल गया तो क्या आप इसका मोल निकाल सकते हो? क्या? क्यों? क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन निकालने तो मोल तो निकालना पड़ेगा। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो देखो 24 हो गया कार्बन का, 6 हो गया हाइड्रोजन का, 16 इंटू 2 दैट इज 32 हो गया आपको किसका, दैट इज ऑक्सीजन का। तो इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 2 5 1 6 दैट इज 62 आता हुआ इसको दिखेगा। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना हो गया, दैट इज 62 हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 1, अगर 60 होता तो 1/3 हो जाता। तो इस केस में इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.32 के आसपास इसका वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। ये तो इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना शुरू करूं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या वाटर का मोलर मास पता है आपको कितना होता है? बोलोगे 18 होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका कितना मोल आता हुआ नजर आएगा, दैट इज 4.44 मोल आता हुआ आपको दिखेगा। दिखेगा ना। तो देखो आपको इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर दोनों का मोल पता चल गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकालोगे तो इसका क्या होगा, दैट इज मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ईजी से लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर। क्या आपको ये बात तो पता है ना कि सॉल्यूशन में अगर किसी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 0.32 है,
डिवाइडेड बाय, नीचे अगर लिखूंगा तो 4.44 प्लस 0.32 देख सकते हैं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं, 0.32 डिवाइडेड बाय 4.76 आता है, इसका वैल्यू दिखेगा, आएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं, ऑब्वियसली ये डिवीजन का काम बाकी बचा और तो मुझे कुछ करना है नहीं, तो इसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो इसका वैल्यू 0.068 के आसपास इसका वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। तो ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां से जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बताना है, ये कितना होगा, तो आप इसको इजीली बता सकते हो। आप अगर इसको देखोगे तो इजीली बता सकते हो कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल क्या होता हुआ नजर आएगा, दैट इज 0.068 आता हुआ आपको दिखेगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था। मैं अगर इस क्वेश्चन का जान बता दूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसका जान बता दूं, तो इस क्वेश्चन का जान है कि आपने ये स्टेप लिख पाए या फिर नहीं लिख पाए, क्योंकि ये स्टेप अगर लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसके बाद सब चीज आसानी से आप पहचान सकते हो। यहां तक सही ना? चलिए, अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार देख लो, बाकी असाइनमेंट दूंगा तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको मोलरिटी निकालना है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी भी मोलरिटी पूछा जाए तो आपके पास कुछ दिन में तो ये प्रैक्टिस हो जाएंगे, कुछ दिन में तो आपको ये बात प्रैक्टिस हो ही जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज में हो ना, तो आप इसका डेफिनेशन लिख लिया करो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आपको मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लें, और वो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, दैट इज लीटर में, तो इसका रेशियो आपको क्या देता हुआ नजर आएगा, मोलरिटी, और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यहां तक सही है? तो देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना होता है ना, आप इंडिपेंडेंटली हर टर्म्स निकाल लो। तो पहला आपके पास दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर सबसे पहला मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं किसी तरह क्या निकाल लूं, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालूं। पहले मेरा टारगेट ये होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में पहला टर्म यही दिया हुआ है। तो एक एक टर्म को आप निकालने का कोशिश करो। बोलो यहां तक सही है? अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ोगे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। मतलब एक चीज तो आपको साफ दिख रहा है कि NaOH का सॉल्यूशन है, यानी यहां पे आपको सॉल्यूट कौन प्रेजेंट है, यहां पे सॉल्यूट क्या प्रेजेंट है, दैट इज NaOH, क्योंकि NaOH का ही सॉल्यूशन है तो NaOH ही वहां पे प्रेजेंट होगा ना। तो NaOH का क्या आपको मास दिया हुआ है क्या, बोलोगे बिल्कुल दिया है। NaOH का मास क्या दिया है, दैट इज 5 ग्राम दिया हुआ है। क्या आप NaOH का मोलर मास आपको पता है क्या, बिल्कुल पता होगा। तो इसका मोलर मास आप अगर गौर करोगे तो इसका मोलर मास आपको हो जाएगा सोडियम का 23, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का देखोगे तो 1, दैट इज 24, और आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 24 प्लस 16, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 40। बोलोगे सही है? तो अगर आपको ये दोनों टर्म मिल गए, क्या आप बता सकते हो कि मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 1/8, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में ने आपने एक स्टेप आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, इस फॉर्मूले में अगर गौर करोगे तो दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो भी लीटर में होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे दिया है कि 450 ml का सॉल्यूशन है, तो आप अगर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 450 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो फिर ये सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, आपका लीटर में आ जाएगा ना। बस देखो, आपको नीचे वाला टर्म मिल गया, ऊपर वाला टर्म मिल गया। तो इसके बाद हम लोग अगर सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करें तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 450 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 2, ये हो जाएगा आपका 10, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 18 मोल पर लीटर आपको इसका आंसर आता हुआ आपको दिखेगा।
मेरे ख्याल से ये चीज आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसमें आई होप कि कैलकुलेशन अगर मेरा ये सही होगा तो यही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं क्या, एक मिनट सुन, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर को, रुक जाओ एक सेकंड। तो मैं अगर इसको सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, बस डिवाइडेड बाय 450, यही है ना। तो ये गया 9 टाइम्स और ये आपका 20 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं देखूंगा ये 5 हो गया ऊपर में और ये हो गया आपको 2 हो गया, तो दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। ठीक है, 5/18 है, तो 5/18 अगर हो जाएगा तो यही मोल पर लीटर आपको इसका आंसर आता हुआ आपको दिखेगा। सही है ना। तो देखो आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए ना, कैसे आपको ये अप्रोच बनाना चाहिए कि आपको जैसे कोई भी कंपोनेंट पूछा जाए ना कि मोलरिटी निकालो, तो पहले मोलरिटी का फॉर्मूला निकालो, उसके बाद आप एक एक टर्म्स को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो, उसको अगर आप वहां पे पुट करोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट आंसर आता हो आपको दिख जाएगा। यहां तक सही ना। चलिए अब हमारे पास देखो ये आपके पास आई होप कि ये थर्ड क्वेश्चन होगा आपके पास, तो इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं और ये से एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, मोलैलिटी पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, मोलैलिटी। तो पहले मेंटली काम क्या कर लो ना, आप मोलैलिटी को लिख लो। आप क्या लिख लो, मोलैलिटी को यहाँ पे नोट डाउन कर लो। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में मोल ऑफ कितने सॉल्यूट हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप इस दोनों का रेशियो अगर आपने निकाल लिया तो उस केस में आपको मोलैलिटी आता हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक सही है। चलिए अब क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको दिया गया है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपको साफ देख के लग रहा है कि आपके पास इथेनोइक एसिड का अगर मास कम है तो ऑब्वियस है यही हमारा जो कम अमाउंट में अवेलेबल होता है वही हमारा सॉल्यूट होता है। तो आपको एक चीज यहां पे देख के जरूर फर्स्ट लाइन लिखने के लिए आना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूट है ना वो कौन सा है, CH3COOH। ये काम हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर मोलैलिटी देखोगे तो सबसे पहले मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो क्या आपको मास ऑफ इथेनोइक एसिड दिया हुआ है क्या, बोलोगे बिल्कुल दिया है, 2.5 दिया है। अगर आप मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड निकालना चाहोगे तो इसको तो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 + 4 28, उसके बाद 32, 28 32 क्या हो जाएगा 60। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा आपको 60। तो यहां से आपको मोल ऑफ सॉल्यूट आता हुआ आपको दिख जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 60, ये आता हुआ नजर आ जाएगा। तो आपने देखो एक काम ऊपर वाला काम आसान कर लिया मोलैलिटी का। अब आपको निकालना क्या है, अब अगर आप देखोगे तो अननोन टर्म्स अगर आप इसमें गौर करोगे तो अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो अगर तुम देखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो यहां से अगर गौर करोगे कि आपको सॉल्वेंट यहां पे क्या अवेलेबल है, दैट इज बेंजीन। यहां पे क्या अवेलेबल है, सॉल्वेंट, दैट इज बेंजीन। और अगर इसका मास देखोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको बेंजीन का मास कितना दिया है, बोलो 75 ग्राम दिया है। लेकिन आपको मोलैलिटी में ये मास किस में लेना है आपको, दैट इज केजी में लेना है। तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो क्या हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा आपको केजी में हो जाएगा ना। तो बस अब देखो आपके दोनों टर्म्स जो अननोन थे वो निकल गए। तो यहां से मैं मोलैलिटी अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 75। ये आप वैल्यू पुट करोगे तो यही लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दूं तो ये 600 हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसल आउट, ये 3 टाइम्स कैंसल आउट हो गया। अगर मैं इसको गौर करूं ये 3 और ये 5, दैट इज इसका वैल्यू क्या हो गया, 5/9 इसका वैल्यू आता हुआ दिख रहा है। और 5/9 अगर आप देखोगे तो 9×45 तो 0.56 के आसपास इसका आंसर आता हुआ आपको दिख जाएगा। ये वैल्यू आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको पीछे से आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो
अब हम लोग जल्दी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया क्वेश्चन, पढ़िए। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से है सिंपल बहुत ही क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको ये कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो बेंजीन को डिसॉल्व किया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो आप यहाँ से इजिली बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे सॉल्यूट कौन अवेलेबल होगा। बोलोगे सॉल्यूट आपको कौन सा है, बेंजीन, दैट इज C6H6 है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि सॉल्वेंट आपको क्या है, तो बोलोगे एक सॉल्वेंट आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl, बोलोगे बिल्कुल सही। तो अगर आपको पता है कि मास परसेंटेज, याद है आपने फर्स्ट ही कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था कि मास परसेंटेज क्या होता है, कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाला, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका मास परसेंटेज, इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से मास परसेंटेज आपको निकालने आता है कि कोई भी कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दोगे तो उसका मास परसेंटेज आता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो अगर आप देखोगे मास आपका बेंजीन का 22 है, 22। अगर मैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 22 + 122 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही तो सॉल्यूशन बनाता है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास 144 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां तक सही है। तो इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा वैल्यू 15.27% इसका वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे ठीक है, ये भी सही है। तो अगर मैं अब बोलूं कि मास परसेंटेज ऑफ, अगर आपसे CCl4 पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है। तो अगर मैं इसको देखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज 122 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करके लिखना शुरू करूं तो डिवाइडेड बाय अगर 144 करूंगा तो इसका वैल्यू जो अप्रॉक्स आ जाएगा, तो आप तो इसको सॉल्व कर ही सकते हो, दैट इज 84.722% आता हुआ इसका वैल्यू आपको दिखेगा। यहां तक सही है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया है तो हर कंपोनेंट का मास परसेंटेज पूछ लिया। तो मास परसेंटेज आपने 11th में ही पढ़ा कि अगर दो कंपोनेंट दिया है, मास परसेंटेज निकालना है, तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है तो उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास से अगर डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, तो आपको मास परसेंटेज आता हुआ आपको दिखता है। यहां तक सही है। तो ये आपके पास एक छोटा सा आपके पास ये क्वेश्चन था। यहां तक सही है ना। चलिए अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें, दैट इज सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एकदम सिंपल सा आपके लिए है। इसको तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करूं, ठीक है, तो देखो यहां से अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या दिया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब यहां से क्वेश्चन देख के आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि अच्छा सॉल्यूट यहां पे क्या है, आपको बेंजीन है, और आपको जो सॉल्वेंट है ना, जो आपको सॉल्वेंट है वो कौन सा है, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड है। यहां तक सही है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा अगर आप देखोगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ये 30% बाय मास बोलने का मतलब क्या है। 30% बाय मास बोलने का आपको स्टार्टिंग से मैंने बताया कि 30% बाय मास बोलने का मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम का आपके पास सॉल्यूशन अगर अवेलेबल होगा तो उसके अंदर आप अगर देखोगे तो 30 ग्राम आपके सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, और आपके सॉल्यूट यहां पे कौन से प्रेजेंट हैं, दैट इज C6H6 आपके अवेलेबल होंगे। यहां तक इजीली आप देख सकते हो।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब तुम सोचो कि अगर आपको ये सॉल्यूशन इतना ग्राम है तो क्या बता सकते हो कि यहाँ पे सॉल्वेंट कितना अवेलेबल होगा? तो आपको सॉल्वेंट अवेलेबल होगा दैट इज 70 ग्राम, और ये 70 ग्राम क्या अवेलेबल होगा आपको? दैट इज CCl4 अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब तुम गौर करो, अब बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि आपको सॉल्यूट का मास पता है, तो क्या मैं मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं? दैट इज मोल ऑफ बेंजीन मैं निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? तो दैट इज 12 into 6, 72 प्लस 6 दैट इज 78, ये हो जाएगा। और अगर मैं मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालूं तो इसका मोल मुझे कितना आता हुआ नजर आएगा? तो इसका वैल्यू मुझे आता हुआ नजर आएगा दैट इज 70 मास डिवाइडेड बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मास देखोगे मोलर मास तो 174 आता हुआ नजर आएगा। यहां तक सही है? मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, सही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर 30 डिवाइडेड बाय 78 को अगर आप सॉल्व करोगे, मेरे ख्याल से इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ही सकते हो, इसका वैल्यू लगभग 0.384 के आसपास आएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं, इसको मैं सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू 0.454 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक सही है? ठीक है, तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना शुरू, तो मुझे निकालना क्या है? अगर मैं प्रॉब्लम पे ध्यान दूं तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां तक हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या देगा? 0.384 डिवाइडेड बाय 0.384 प्लस इसका वैल्यू क्या है? 0.454 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट इज 0.384 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू आ जाएगा 0.838 आ जाएगा ना। तो अगर मैं 0.384 को अगर मैं डिवाइड कर दिया 0.838 से, तो इसका जो वैल्यू अप्रोक्स आता हुआ आपको नजर आएगा वो आएगा 0.458 के आसपास इसका वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या हो सकता है, इसका मोल फ्रैक्शन को इजीली निकालते हुए हम लोग नजर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात भी आपके पास नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सही है ना? तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हुए नजर आ सकते हैं और इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। यहाँ तक सही है? चलिए, अगर ये चीज सही है तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको एक असाइनमेंट के फॉर्म में देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लिए हो तो आप इस असाइनमेंट को एक बार बनाना, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसको बनाना तो आपके लिए आसान ही होगा, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार आप लोग सॉल्व करना। ऑब्वियस है कि अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट टर्न पे इसको आपको डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ तक आप इसको एक बार कंप्लीट करना, ये सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू हो जाना, प्रॉपरली इसको सॉल्व कर लेना। और ऑब्वियस है कि आप लोग असाइनमेंट के लिए रेडी रहना, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।